अंजू, ये बेशर्मी तुम कब तक बंद करोगी? और अब तुम्हारे बेटे के रिश्ते की बात चल रही है और अभी भी तुम्हारी ये बेशर्मी और अय्याशी खत्म नहीं हो रही है। अरे जब सास ही इतनी बेशर्म होगी तो बहू को क्या ही सिखाएगी। चाची, आपकी इन आदतों की वजह से हमें इतनी गरीब परिवार में गर्वित का रिश्ता करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि कोई भी इज्जतदार परिवार हमसे रिश्ता नहीं जोड़ेगा। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग अपनी जुबान चलाना बंद करेंगे? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में जा रही थी, आप लोगों ने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। और जिसे आप मेरी बेशर्मी समझते हो ना, वो मेरी जिंदगी जीने का तरीका है। मैं अपना मूड और खराब नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। दरअसल शर्मा परिवार में ये हर रोज का था। इस घर में अंजू और मीनू दो देवरानी जेठानी थी। देवरानी अंजू को घरवाले और आसपास के लोग बेशर्म कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मीनू जी को संस्कारों की मिसाल मानते हैं। आज भी अंजू सुबह सुबह जीन्स टॉप पहनकर तेवर दिखाती हुई घर से बाहर निकल जाती है और उसके जाने के बाद उसकी जेठानी मीनू। अरे देवर जी, सुबह सुबह इतना गुस्सा ठीक नहीं। देखिए, अंजू का स्वभाव थोड़ा मॉडर्न है, मानती हूँ, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। भाभी आप ही बताइए, कब सुधरेगी? कल को हमारी बहू आएगी, क्या सीखेगी वो? इसकी हरकतों की वजह से पता है मोहल्ले की औरतें क्या क्या कहती हैं। मोहल्ले की औरतें तो भगवान को भी नहीं छोड़ती देवर जी, और जाने दीजिए, इसकी तो आदत ही ऐसी है। अंजू शुरू से ही ऐसी है, अब इसको बुढ़ापे में क्या ही अकल आएगी। हाँ नीरज, तू गर्वित की शादी की चिंता मत कर। अरे भाभी, अगर आज आप नहीं होती तो हमारे घर क्या क्या ही होता। माँ के जाने के बाद आपने ही इस घर को संभाला है, वरना ये अंजू तो सब कुछ बर्बाद कर देती। अंजू के जाने के बाद पूरा परिवार अंजू की बेशर्मी की बात करके अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन अंजू उस रात देर से घर लौटती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह उठकर जब वो अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है, तभी उसके पति नीरज जी। अरे आ गई महारानी, कुछ होश भी है? कल रात को तुम कितने बजे घर में लौट कर आई थी? हद होती है, सुबह सुबह से कलेश करना शुरू कर देते हैं। अब इस घर में इंसान सुबह सुकून से उठ भी नहीं सकता। नेहा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ और मेरे कमरे में ही पहुंचा देना। क्यों, तुम कहीं की महारानी हो जो तुम्हारे लिए नेहा चाय बनाएगी? अरे चाय पीनी है तो खुद बना लो और खुद पी लो, बेशरम कहीं की। जी हाँ ठीक है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी आप लोगों को है मुझसे। अंजू बड़बड़ाती हुई रसोई में जाती है और चाय का कप पकड़े अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर देती है। उसी दिन दोपहर के समय सभी लोग हॉल में गर्वित की शादी की बात कर रहे होते हैं। तभी अंजू तैयार होकर घर से बाहर जाने के लिए निकल रही होती है और वो परिवार के लोगों की बात सुन लेती है। भैया, भाभी, रोहित, नेहा, चिंकी, देखो जरा ये फोटो। मैं जिस लड़की की बात की थी गर्वित की शादी के लिए, उसकी घर वालों ने ये तस्वीर भेजी है लड़की की। लोग गरीब हैं लेकिन लड़की देखने में सुंदर और संस्कारी लग रही है। अरे आप लोग मेरे बेटे गर्वित की शादी की बात कर रहे हैं? कमाल है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मेरे घर में मेरी बहू आने वाली है और मुझे खबर तक नहीं है। तुझे खबर करके फायदा ही क्या है? तुझे अपनी बेशर्मी से फुर्सत मिलेगी तब तो किसी और चीज के बारे में सोचोगी तुम। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी होने वाली बहू से बिल्कुल दूर रहो, वरना पता चले कि बहू भी तुम्हारी तरह बेशर्म हो जाएगी। हाँ अंजू, मैं हूँ ना, चिंता मत कर। तेरी बेटी की शादी बिल्कुल धूमधाम से बढ़िया तरीके से होगी। तू जा, तुझे जहाँ जाना था, और बेफिक्र रह। देवर जी को मैं समझा दूंगी, उनका बस थोड़ा गुस्सा तेज है। हाँ, आप हो तभी तो ये सब हो रहा है। मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। ऐसा कहकर अंजू घर से पैर पटकती हुई बाहर चली जाती है और देर से शाम को घर लौटती है। उसी समय पूरा परिवार गर्वित के लिए लड़की देखने के लिए जा रहा होता है। सभी को तैयार देखकर अंजू। अरे आप लोग कहीं पर शादी वादी में जा रहे हो क्या? मुझे भी बता देते, मैं अभी आप लोगों के साथ चलती। अरे नहीं नहीं अंजू, हम गर्वित के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। हो सका तो आज ही रिश्ता पक्का कर देंगे। अच्छा, मेरे बेटे का रिश्ता देखने जा रहे हैं, मुझे ही नहीं बताया किसी ने, और ना मुझे साथ ले जाने की जरूरत समझी। अच्छा, आपको बताकर क्या ही करेंगे? आपको होश भी है कि आपका एक बेटा भी है? अरे बचपन से लेकर आज तक मेरा ध्यान ताई जी ने रखा है, बिल्कुल एक माँ की तरह। हाँ, गर्वित को भाभी ने एक माँ का प्यार दिया है और संस्कार भी। वो तो भाभी है जो सही गलत का फैसला कर सकती हैं, इसीलिए वो जा रही हैं लड़की को देखने। तुम अपनी मौज करो। हाँ मम्मी, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली पत्नी आपकी तरह बने। पापा आपके साथ हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप तो मेरी शादी से दूर ही रहना। कोई बात नहीं अंजू, तुम अभी अभी बाहर से आई हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो, तब तक हम लड़की देखकर आ जाते हैं। अंजू को ऐसा सुनाकर सभी लोग लड़की देखने के लिए चले जाते हैं और अंजू उदास सी अपने कमरे में जाकर फ्रेश होती है और हॉल में आकर बैठ जाती है। देर रात तक जब सभी लोग लड़की देखकर हंसते मुस्कुराते हुए घर में आते हैं, तभी अंजू जी सबसे पूछती हैं,
अरे आप लोग लड़की देख कर आ गए, बताओ ना लड़की कैसी है, कैसे हैं उसके घर वाले, और रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? अरे इससे तुम्हें क्या मतलब है, रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? तुम्हें तो अपनी बेशर्मी दिखानी है ना। तुम्हारी वजह से हमें मोहल्ले वालों की कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, और मेरी हाथ जोड़कर तुमसे विनती है कि तुम अपने बेटे की शादी से बिल्कुल दूर रहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिश्ता टूट जाए। तू चिंता क्यों करती है अंजू, शादी होने के बाद बहू घर में ही तो आएगी, और जब बेटा तेरा है तो बहू भी तो तेरी ही कहलाएगी। मैं तो बस सारे फर्ज निभा रही हूँ, सास तो तू ही बनेगी ना। तू चिंता मत कर और मन दुखी मत कर। अपनी जेठानी की बात सुनकर मीनू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उसके बाद घर में शादी की तैयारी होती है, लेकिन मीनू को शादी की तैयारी से दूर रखा जाता है। उसे फंक्शंस के बारे में नहीं बताया जाता, और नीरज जी और गर्वित उसे शादी में किसी भी फंक्शन में शामिल न होने के लिए सख्त हिदायत देते हैं। शादी वाले दिन अंजू अपने कमरे में रो रही होती है, तभी मीनू जी उसके कमरे में आती है। अरे अंजू, तू यहाँ पर रो क्यों रही है? तुझे अपने बेटे की शादी में नहीं जाना क्या? चल जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी में चल। लेकिन नीरज जी और गर्वित ने मुझे मना किया है उसकी शादी में आने से। मैं ऐसे शादी में कैसे आ सकती हूँ? उनकी चिंता तू मत कर, तुझे अपने बेटे की शादी में आना है ना, तू जल्दी से तैयार हो जा। हम जब तक बारात लेकर पहुँचते हैं और तू तैयार होना, तब तक जल्दी शादी में आ जाना। अपने बेटे की शादी में जाने की बात सुनकर अंजू खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब उसकी जेठानी ने उसे शादी में ले जाने के लिए बोल दिया है तो घर में कोई भी उसे कुछ नहीं कहेगा। वो तुरंत तैयार होकर अपने बेटे की शादी में पहुंचती है, जहां उसे देखकर मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं। अरे आज तो महारानी साड़ी पहन कर आई है। चलो अच्छा, कम से कम बेटे की शादी वाले दिन तो उसने अपनी बेशर्मी नहीं दिखाई। हाँ, वरना तो पूरे खानदान का नाम मिट्टी में ही मिला दिया है। इसमें खुद में लक्षण नहीं है ढंग के, पता नहीं अपनी बहू को कैसे संभालेगी। कहीं ऐसा ना हो कि सास बहू दोनों मिलकर बेशर्मी का उदाहरण बन जाए। हाँ जी बहन जी, हम तो आस पड़ोस में रहते हैं, हम तो वैसे ही इसकी हरकतों से परेशान हैं। हमें तो डर लगता है कहीं हमारी बहू भी इसे देख कर ना बिगड़ जाए। लेकिन हम क्या ही कह सकते हैं, जब घर वाले कुछ नहीं कर सकते तो हम तो फिर भी बाहर वाले हैं। खैर है, हमें क्या, हम तो शादी एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करो। सभी पड़ोसन और रिश्तेदार अंजू के बारे में ये सब बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें सुनकर अंजू को काफी बुरा लगता है। लेकिन उनकी जेठानी मीनू मन ही मन हंस रही होती है। उसके बाद गर्वित की शादी की सारी रस्में और माँ की फर्ज अंजू की जगह नीरज जी मीनू जी को निभाने के लिए कहते हैं, जिसे देखकर तान्या, जिसकी शादी गर्वित से हो रही थी, वो हैरान रह जाती है और मन में सोचती है, मेरी सास तो पीछे खड़ी हुई है ना, तो जब भी सास को बुलाने के लिए कहा जाता है तो मेरी ताई सास आगे कैसे आ जाती है? ये कैसी अजीब सी बात है। तान्या अपने मन में ये सब बातें सोच रही होती है। तभी पंडित जी फेरे शुरू करवाने के लिए कहते हैं, और फेरे होकर तान्या अपने ससुराल आ जाती है। और गृह प्रवेश के समय, भाभी, बहू का गृह प्रवेश करवाइए, ये लीजिए आरती की थाल। लेकिन भैया, ये तो अंजू का हक है ना, तो ये वो करवाएगी। नहीं भाभी, मैं चाहता हूँ कि नई बहू का गृह प्रवेश आप ही करवाओ, और आप ही उसे हमारे घर के तौर तरीके और संस्कार सिखाओ। बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। नीरज जी की बातें सुनकर सभी को बहुत हैरानी होती है। मीनू जी उसी समय तान्या का गृह प्रवेश करते हैं, और अंजू जी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन तान्या, यहाँ पर भी सारी रस्में ताई जी कर रही है और मेरे ससुर जी मेरी सास को गृह प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हैं? आखिर इससे माजरा क्या है? तुम अपने मन में क्या सोच रही हो? हाँ, चलो, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, आराम करने चलते हैं। लेकिन मम्मी जी का आशीर्वाद तो लेने उनके कमरे में जाकर। अरे कल सुबह ले लेना, अभी फिलहाल तुम आराम करने के लिए चलो, काफी थक गई होगी और मैं भी थक गया हूँ। तान्या अंजू जी से बात करने की कोशिश करने वाली होती है, तभी गर्वित उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। अगले दिन तान्या की पहली रसोई होती है, और सुबह सुबह, अरे तुम इतनी जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो गई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे आपको नहीं पता क्या, आज मेरी पहली रसोई है। वैसे ये साड़ी देखो कैसी लग रही है, ताई जी ने ये साड़ी पहनने के लिए कहा है आज के दिन। हाँ, ताई जी की पसंद है ही कमाल। अब तुम ही देख लो, वैसे आज पहली रसोई में तुम क्या बनाने वाली हो? ये तो जाकर पता चलेगा ना, मैं मम्मी जी से पूछती हूँ कि क्या बनाना है, उसके बाद बनाऊंगी। ऐसा कहकर तान्या जल्दी से रसोई में आ जाती है और देखती है कि आज घर में सुबह सुबह उसकी सास मौजूद ही नहीं है। तब वो अपने ससुर जी से पूछती है, पापा जी, मम्मी जी कहाँ है? मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले पाई हूँ कल से, और आज मेरी पहली रसोई है तो वही बताएंगी ना कि मुझे क्या बनाना है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारी मम्मी जी यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, ताई जी तो है ना, और ताई जी बताएंगी तुम्हें पहली रसोई में क्या बनाना है। हाँ बेटा, एक काम करो, तुम अपनी पहली रसोई में हलवा पूरी और सब्जी बना लो, सभी लोग प्रेम से वही खा लेंगे। ठीक है ताई जी, मैं अभी बना देती हूँ।
थोड़ी देर में तान्या हलवा पूरी खीर बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, लेकिन अब तक उसकी सास घर में मौजूद नहीं होती। वो फिर से उसके बारे में पूछती है। मम्मी जी अभी तक घर में नहीं आई हैं, वो कहीं गई हुई हैं क्या? कर रही होगी अपने मन मर्जी की। वैसे भी उसका घर में मन ही कहाँ लगता है। ये नहीं कि नई नई दुल्हन आई है तो घर में थोड़ी देर रह ले, हमारे सामने नहीं, कम से कम बहू के सामने तो अपनी इज्जत रख लेती। आप भी कैसी बातें करते हैं, ये सब बातें करने का कोई समय है ये? चलिए आज बहू की पहली रसोई है, सब लोग खाना पीना खाओ और बहू को शगुन दो। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं, तान्या की तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। और फिर तान्या बेटा आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, जाओ जाकर अपने कमरे में तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में रिश्तेदार और पड़ोस की महिलाएं आती होंगी। क्या सच में मुंह दिखाई के दौरान भी मेरी सास यहाँ मौजूद नहीं होंगी? क्या वो इस घर में नहीं रहती या फिर इस घर के लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे तुम क्या सोचने लग गई? चलो चलकर तैयार हो जाओ, नेहा भाभी और प्रिया तुम्हें तैयार कर देंगी। गर्वित की बात सुनकर नेहा और प्रिया तान्या को तैयार करने के लिए उसके कमरे में ले जाती हैं और तान्या बहुत सुंदर सा लहंगा पहनकर तैयार होकर हॉल में आती है। उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है, लेकिन उस समय भी अंजू जी वहां मौजूद नहीं होती और मुंह दिखाई की रस्म के बीच में वो जीन्स टॉप पहनकर बाहर से आती हैं और हैरान होकर पूछती हैं, अरे आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, मुझे आप लोगों ने बताया भी नहीं। भाभी आपने भी मुझे नहीं बताया कि आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है और मुझे जानबूझकर घर से बाहर भेज दिया। अरे मैं क्यों भेजूंगी तुम्हें घर से बाहर? तुम खुद घर में रहोगी तब तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि तुम्हारे बेटे की शादी हुई है, नई बहू घर में आई है और तुम अभी भी घर में नहीं रहती बिल्कुल। ये मम्मी जी क्या कह रही थी? क्या सच में ताई जी ने मम्मी जी को घर से बाहर भेजा था? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर इस घर में चल क्या रहा है। एक तरफ तान्या के मन में अपनी सास को लेकर बातें चल रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी जेठानी के मुंह से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाकर और इतनी सारी बातें सुनकर अंजू का चेहरा उदास हो जाता है और वो तुरंत अपने कमरे में चली जाती हैं। लेकिन उनके मन में अपनी बहू को लेकर काफी अरमान होते हैं और वो मौका तलाशती हैं। कुछ दिनों बाद जब मीनू मंदिर जाती है और घर में कोई नहीं होता, तब तान्या किचन में खाना बना रही होती है। अंजू चुपके से उसके पास आती है। अरे ये सब्जी कैसे काटनी है? ताई जी ने तो कुछ और तरीका बताया था। बेटा रुको जरा, ये सब्जी ऐसे काटो, देखो पहले लंबाई में फिर छोटे टुकड़े और नमक थोड़ा कम डालना, गर्वित को पसंद नहीं आता ज्यादा नमकीन। मम्मी जी आप? वाह ये तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन आप तो मतलब सब कहते हैं आप। बेटा लोगों की बातें तो होती रहती हैं, तुम बस अपना काम करो, मैं मदद कर देती हूँ। ये मसाला डालो, स्वाद बढ़ जाएगा। मम्मी जी एक मदद और कर दीजिए, ये जो मैंने दाल बाटी के लिए दाल बनाई है, इस दाल में गलती से मेरे हाथ से ना नमक ज्यादा हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे बेटा बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है, काम करो, थोड़ा सा बिना नमक का आटा गूंथ कर उसकी 4 लोई बनाकर इस दाल में डाल दो और उसे ढक कर रख दो, नमक अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आपकी ये ट्रिक हमेशा याद रखूंगी। तान्या अंजू से हंस हंस कर बात कर रही होती है और अंजू भी काफी खुश होती है। लेकिन तभी मीनू जी मंदिर से लौट आती हैं और रसोई में अंजू को तान्या के साथ देखकर गुस्से में पूछती हैं, ये किचन में क्या हो रहा है? अंजू तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें समझाया था ना मैंने। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस तान्या की मदद करने के लिए आई थी। आप घर में नहीं थी तो वो रसोई में अकेली परेशान हो रही थी। आप रुको, मैं जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी मेरे साथ किचन में खड़ी थी तो इसमें बुराई क्या है? बेटा बुराई की कोई बात नहीं, बस तुम्हारे ससुर जी ने ही मुझे ये सब करने को कहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपने पति से पूछ लेना। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है और वो गड़बड़ ताई जी से ही जुड़ी हुई है। मुझे उस गड़बड़ का पता लगाना होगा, आखिर क्यों ये लोग मम्मी जी को मुझसे दूर रखते हैं। अपनी जेठानी की बात सुनकर अंजू तुरंत किचन से बाहर चली जाती है। तान्या को शक होता है कि उसकी सास वैसी नहीं है जैसी दिखाई जाती है। अगले दिन तान्या कमरे में साड़ी संभाल रही होती है जो उलझ गई होती है। उस समय मीनू टहलने गई होती है, तभी तान्या के कमरे में अंजू आती है। बेटा साड़ी उलझ गई, रुको मैं ठीक कर देती हूँ। देखो प्लेट्स ऐसे बनाओ, फिर पिन से लगाओ, आराम से पहनो, जल्दबाजी मत करो। मम्मी जी आप तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर सब आपको बुरा क्यों कहते हैं? पापा जी हमेशा चिल्लाते हैं, ताई जी ऐसी बातें करती हैं और गर्वित भी। मुझे लगता है आपसे सबकी कोई दुश्मनी है। बेटा तुम नहीं समझोगे, ये बहुत पुरानी सच्चाई है। पुरानी सच्चाई मतलब मम्मी जी कौन सी पुरानी सच्चाई है, बताइए ना। तान्या अपने सास से बात करने की कोशिश कर रही होती है। इस समय मीनू और धीरज जी टहलकर वापस आ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर अंजू तेज कदमों से तान्या के कमरे में नीचे आती है और अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देखकर तान्या को हैरानी होती है।
इसी तरह जब जब अंजू को मौका मिलता है वो मीनू जी की नामौजूदगी में तान्या के पास जाकर बैठ जाती है। एक दिन तान्या हॉल में स्कार्फ की बुनाई कर रही होती है और उसके फंदे उल्टे हो जाते हैं। इस समय मीनू जी सो रही होती हैं, तभी अंजू तान्या को देखकर उसके पास आती है। ये क्या बेटा, फंदे उल्टे हो गए हैं तो पूरा स्कार्फ क्यों उधेड़ रही हो? लाओ मुझे दो, मैं ऐसे ठीक कर देती हूँ। मम्मी जी आप इसे ठीक कर दोगी? हाँ बेटा, तुम्हें नहीं पता, मैं पहले बहुत अच्छे स्वेटर बनाया करती थी, वो तो मेरी आदत छूट गई, इसीलिए अब मैं नहीं बनाती। अंजू जी तान्या को फंदे सीधे करना बता रही होती है और हंस हंस कर बातें करती है। उनकी आवाज सुनकर मीनू जी नींद से उठकर आ जाती है। अंजू यहाँ तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। अरे भाभी, वो तो मैं अपने काम से बाहर जा रही थी, तभी मैंने तान्या को देखा कि वो स्कार्फ बुनते समय परेशान हो रही थी, इसीलिए मैंने इसकी जरा सी मदद कर दी। आप यहाँ पर बैठो, वैसे भी मैं जा रही हूँ। इसके बाद अंजू चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। तान्या का शक बढ़ जाता है और वो अपने मन में सोचती है, मम्मी जी ताई जी से डरती हैं, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी बात है? अब तान्या उस राज को जानने की कोशिश करती है। एक दिन तान्या पूरे घर की सफाई कर रही होती है। घर का 3rd फ्लोर पर एक कमरा हमेशा बंद रहता है, जिसकी चाबी मीनू के पास होती है। तान्या उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है। ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में? देखो जरा, दरवाजा भी कितना गंदा हो रहा है। 2 महीने हो गए मुझे इस घर में आए, आज तक मैंने ये कमरा खुला हुआ नहीं देखा। इसकी भी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। तान्या उस कमरे का ताला जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी मीनू ऊपर आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे के पास आने की? ये कमरा हमेशा बंद रहता है, कोई नहीं जाता यहाँ। इसकी चाबी मेरे पास है और इस कमरे में जाने की अनुमति मैं किसी को नहीं देती। आगे से तुम यहाँ दिखाई मत देना। सॉरी ताई जी, मैं तो बस सफाई करने के लिए इस कमरे के पास आई थी। सफाई की कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो इस कमरे से। जिस समय मीनू जी तान्या को डांट रही होती हैं, उस समय अंजू जी नीचे खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तान्या ताई सास की डांट खाकर नीचे आती है और तभी अंजू जी भी उसकी डांट लगाती है। तान्या बेटा, तुम्हारी ताई जी सही कह रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कमरे के आसपास भी जाने की? आगे से उस कमरे के आसपास भी मत दिख जाना। अगर तुम गई तो कोई अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए उस कमरे से दूर रहो। अपनी सास को पहली बार इतने गुस्से में देखकर तान्या का शक पक्का हो जाता है कि उस कमरे में कुछ राज छुपा है, जिससे अंजू डरती है। फिर कुछ दिन बीतते हैं और मीनू 2 दिनों के लिए अपने मायके जाती है। मैं 2 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। घर पर सब कुछ आप लोगों को ही संभालना है। अगर मेरी माँ की मृत्यु नहीं हुई होती तो मैं कभी भी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाती। इसके बाद मीनू 2 दिनों के लिए अपने मायके जाती है और मीनू के जाते ही अंजू का रूप बदल जाता है। वो छोटे कपड़े नहीं पहनती और घर में साड़ी में रहती है। अच्छा खाना बनाती है, जिसे देखकर तान्या को हैरानी होती है। तान्या बेटा, आज मैं बनाती हूँ खाना। देखो ये दाल ऐसे बनाओ, स्वाद आएगा। और गर्वित को ये सब्जी पसंद है। मम्मी जी, आप तो बिल्कुल अलग लग रही हो। ताई जी जब होती हैं तो आप इतनी छोटे छोटे कपड़े पहनती हो, जिसकी वजह से सब लोग आपको डांटते रहते हैं। बेटा तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। जब तक ताई जी यहाँ पर नहीं है तब तक हमें ही ये घर संभालना है। जिस दिन मीनू जी घर से मायके जाती है, उस दिन तान्या देखती है कि मीनू के न होने पर अंजू बहुत केयरिंग है। उसी शाम तान्या अंजू के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है और तान्या अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी मुझे बताइए, आप ऐसी नहीं हो जैसी दिखती हो। आप अच्छी हैं, लेकिन ताई जी के सामने क्यों वैसा बर्ताव करती हो? बेटा अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लग जाओगी। सब मुझसे नफरत करने लगेंगे, इसीलिए दूर रहो इस राज से। तान्या को डांटकर अंजू जी रोते हुए कमरे में चली जाती है और वो अपने मन में पुरानी बातें सोचने लगती है। सालों पहले अंजू, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए और तुम अभी तक बच्चा पैदा नहीं कर पाई। अब मैं 1 साल और देखूंगी, अगर नहीं हुआ तो तेरे पति की दूसरी शादी कराऊंगी। बांझ बहू को घर में रखने का शौक नहीं है मुझे। माँ जी, मेरे माँ बाप नहीं है, चाचा चाची ने मुश्किल से शादी की है। अगर आप निकाल दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अंजू की सास उसे बच्चा पैदा न करने की वजह से घर से निकलने की धमकी देती है। तभी उसकी जेठानी मीनू उसके पास आती है। अंजू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देखो मैं गर्भवती हूँ और मेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं, और ये बात घर में किसी को भी नहीं पता। मैं चुपचाप एक बच्चा तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन शर्त है तुम जिंदगी भर वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगी। घर वालों की नजरों में तुम बुरी बनोगी, बेशरम, अय्याश। मैं संस्कारी दिखूंगी और तुम्हें वादा करना होगा कि ये राज कभी नहीं खुलेगा। लेकिन क्यों? मैं क्यों बुरी बनूं? और सबको पता है कि आप गर्भवती हैं, तो जब आपका जुड़वा बच्चे होंगे तो सभी को पता चल जाएगा
और माँ जी को तो मेरी कोख से पैदा हुआ बच्चा चाहिए। देखो उसका भी मेरे पास तरीका है। मैं सभी को कह दूंगी कि तुम भी गर्भवती हो और हम दोनों अपनी गर्भवती के समय आश्रम में जाकर रहेंगे ताकि हमारे बच्चे में अच्छे संस्कार आए। और जिस समय मेरी डिलीवरी होगी उस समय तुम भी अस्पताल में भर्ती हो जाना और एक बच्चा मैं तुरंत तुम्हें दे दूंगी। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि बच्चा मेरा है या तुम्हारा। लेकिन भाभी उसके लिए मुझे बुरा क्यों बनना पड़ेगा? आप वैसे भी तो अपना बच्चा मुझे दे सकती है ना। लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? इसीलिए अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। लेकिन क्यों भाभी? सोच लो, वरना मम्मी जी तो तुम्हें वैसे भी घर से निकाल ही देंगी। मजबूरी में अंजू जी को मीनू जी की बात माननी पड़ती है और वो दोनों आश्रम चली जाती है जहां मीनू की डिलीवरी होती है। मीनू एक बच्चा अंजू को देती है। घर लौटकर अंजू बेशर्म बनकर रहती है और देर रात बाहर रहना और कपड़े पहनना उसकी दिनचर्या बन जाते हैं और मीनू संस्कारी बन जाती है, घर संभालती है। एक तरफ अंजू पुरानी बातों को याद करके सिसक सिसक कर रो रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ तान्या उस दिन ठान लेती है कि वो उस कमरे के राज का पता लगा कर रहेगी। और अंजू के कमरे में जाते ही तुरंत तान्या उस खुफिया कमरे के पास जाती है और ताला तोड़कर देखती है कि उसे कमरे में एक संदूक रखा हुआ है। जब तान्या उस संदूक को खोलकर देखती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, अच्छा तो ये सच्चाई थी जिसकी वजह से मम्मी जी इतना डरी डरी रहती थी और दाई जी मम्मी जी को ब्लैकमेल करती थी। गर्वित ताई जी के बेटे हैं ना कि मम्मी जी के। और ताई जी ने मम्मी जी से इन कागजात पर साइन करवाया है कि वो पूरी जिंदगी घर में बेशरम बनकर रहेंगी ताकि सभी लोगों की नजरों में ताई जी एक अच्छी बहू बन पाए। अब मुझे ये बात सबको बतानी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे मम्मी जी से बात करनी होगी। तान्या अपने मन में ऐसा सोचकर जल्दी से अपनी सास के कमरे में आती है जहां पर उसकी सास जोर जोर से फूट कर रो रही थी। तभी तान्या, अरे मम्मी, क्या कितनी जोर जोर से क्यों रो रही हैं आप? मुझे बताइए क्या हुआ है। नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, तुम जाओ यहाँ से। मम्मी जी मुझे सब पता है, मैंने उस कमरे में खुफिया राज पता कर लिया। अब वक्त आ गया है इस घर में आपको आपकी जगह सही दिलवाने का। अब आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर अंजू हैरान रह जाती है और उसकी बात मान लेती है। अगले दिन अंजू एकदम बढ़िया सी साड़ी पहनकर पूरे दिन घर का काम करती है और तान्या के साथ मंदिर जाती है। जब वो मंदिर से लौट रही होती है तभी मीनू मायके से लौट कर आती है और उसे देखकर एकदम गुस्सा हो जाती है और अंजू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आती है। अंजू, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें तान्या से दूर रहना है। अगर तुम उसके करीब गई तो मैं घर में सबको वो राज बता दूंगी जो पिछले 20 सालों से छुपा हुआ है। भाभी, आप राज सबको बता दो क्योंकि अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीनू जी उस समय गुस्से में अपना खुद का राज उगल देती हैं और तान्या ने अपनी चालाकी से अपनी सास की साड़ी में कैमरा लगाया होता है जिससे कैमरे में हो रही सारी बातचीत बाहर हॉल में टीवी पर सबको दिखाई और सुनाई देती है। तान्या जन्म प्रमाण पत्र, आश्रम के रिकॉर्ड घर में सबको दिखाती है। तभी धीरज जी मीनू जी को आवाज देते हैं। मीनू जी और अंजू जी कमरे के बाहर आती हैं। अब तो आप सभी को पता चल गया ना कि ताई जी ने मम्मी जी को फंसाया। गर्वित असल में ताई जी का बेटा है, लेकिन उन्होंने मम्मी जी को बेशर्म बनने पर मजबूर कर दिया। झूठ, ये सब झूठ है। अंजू, ये सच है? हाँ, मैंने परिवार बचाने के लिए किया। मम्मी, आपने इतना सहा? मीनू, तुमने धोखा दिया, वो भी पिछले 20 सालों तक। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। धीरज जी मीनू जी को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी नीरज जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, लेकिन भाभी, आपने आखिर ये सब क्यों किया? क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू थी और मेरी सास ने मेरी कभी भी अहमियत नहीं पहचानी। लेकिन जब अंजू आई तो सबका दिल जीत लिया। मुझे सहन नहीं हुआ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मैंने खुद के फायदे के लिए अंजू को बुरा बनाया। मुझे माफ कर दीजिए सभी। मीनू की बात सुनकर धीरज जी को एहसास होता है कि वाकई में उनकी मां ने मीनू जी के साथ गलत किया, जिसका बदला मीनू ने अंजू के साथ लिया। मीनू सभी से माफी मांगती है और अंजू जी अपनी जेठानी को माफ कर देती है। फिर पूरा परिवार